नमस्कार, आप देख रहे हैं नॉन स्टॉप एट 9। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। कोरोना ने हर क्षेत्र को प्रभावित किया है। कारोबारी से लेकर किसान तक सभी पर संकट आया। आज उसी संकट से उबारने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बड़े राहत पैकेज का ऐलान किया, जिसमें हेल्थ सेक्टर से लेकर किसानों तक को सौगात दी गई। वित्त मंत्री ने किसानों के लिए सब्सिडी योजना के तहत 14,775 करोड़ रुपए की अतिरिक्त सब्सिडी का ऐलान भी किया है। इस ऐलान में कुछ नई योजनाएं, कुछ पुरानी योजनाओं का विस्तार किया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज जब राहत का पिटारा खोला तो इसमें हर क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए कुछ न कुछ राहत जरूर थी, जिसका मकसद संकट में जूझ रहे हर क्षेत्र को उबारना है। वित्त मंत्री के पिटारे से किसे क्या मिला वो आपको बताते हैं। कोरोना प्रभावित सेक्टर्स को 1.1 लाख करोड़ का लोन, 1.5 लाख करोड़ की 3 साल के लिए अतिरिक्त क्रेडिट गारंटी स्कीम, हेल्थ केयर सेक्टर को 50,000 करोड़ रुपए का लोन, 25 लाख छोटे कारोबारियों को 1.25 लाख का सस्ता कर्ज, 11,000 टूरिस्ट गाइड्स के लिए 1 लाख रुपए तक का लोन, टूर एजेंसीज को 11 लाख रुपए तक का कर्ज मिलेगा। 31 मार्च 2022 तक पहले 5 लाख टूरिस्ट मुफ्त पर्यटक वीजा, अन्य क्षेत्रों के लिए 60,000 करोड़ रुपए का पैकेज। आत्मनिर्भर भारत योजना की मियाद 31 मार्च 2022 तक बढ़ी। उर्वरक पर अतिरिक्त सब्सिडी दी जाएगी। Total to 1.1 lakh crore guarantee which is being given for particularly COVID affected sectors. And in that, health sector with a 50,000 crore cover receives attention for scaling up medical infrastructure. राहत पैकेज में सबसे ज्यादा फोकस कृषि और हेल्थ सेक्टर में किया गया है। कोरोना की तीसरी लहर में बच्चे सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे, इसलिए केंद्र सरकार ने चाइल्ड केयर सेक्टर पर ही अकेले 23,000 करोड़ रुपए खर्च करने का फैसला किया है। इसके जरिए बच्चों के लिए अस्पतालों में बेड, आईसीयू सेंटर और कोविड केयर सेंटर बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा। निर्मला सीतारमण की तरफ से की गई इस घोषणा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया। उन्होंने कहा, इस राहत पैकेज से सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार होगा, खास उन क्षेत्रों में जहां सेवाएं कम है। इससे मेडिकल के बुनियादी ढांचे में निजी निवेश को बढ़ावा मिलेगा और महत्वपूर्ण मानव संसाधन भी बढ़ेंगे। इसमें हमारे बच्चों के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इसमें हमारे किसानों की मदद को महत्व दिया गया है। कई पहलों की घोषणा की गई है, जिससे उनकी लागत कम होगी, उनकी आय में वृद्धि होगी और कृषि गतिविधियों में अधिक लचीलापन और स्थिरता आएगी। उम्मीद है कि इस राहत पैकेज से हर क्षेत्र को बड़ी राहत मिलेगी और कोरोना के संकट काल में देश की लड़खड़ाती अर्थव्यवस्था के लिए ये बूस्टर साबित होगी। दिल्ली से कुमार गौरव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। आज बसपा ने खुद को जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनावी मैदान से अलग कर लिया और मिशन 2022 के लिए कमर कस ली। बसपा सुप्रीमो मायावती आज मीडिया के सामने आई, बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि वो भी सपा की तरह ही कर रही है। कल मायावती ने ऐलान किया था कि वो 2022 में अकेले चुनाव लड़ेंगी और आज उन्होंने दावा ठोक दिया कि 2022 में उनकी ही सरकार बनेगी। यूपी में 22 का बादशाह बनने के लिए 21 में ही सभी पार्टियों ने कमर कस ली है। बसपा ने नारा दिया है कि यूपी को बचाना है और बसपा को सत्ता में लाना है। इसी नारे के साथ मायावती ने चुनावी बिगुल फूंक दिया और चुनाव की रणनीति तय करने वाली उनकी पूरी टीम ने लखनऊ में बसेरा जमा लिया। आज मायावती मीडिया के सामने आई और बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि पंचायती चुनाव पारदर्शी नहीं हो रहे हैं, इसलिए वो इसमें नहीं उतर रही हैं। उनका फोकस सिर्फ विधानसभा चुनाव पर है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि खासकर यूपी में जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव जीतना तो अब पूरे तौर से यहाँ खरीद फरोख्त व सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग आदि करने पर ही आधारित होकर रह गया है। इसलिए बीएसपी ने इस समय प्रदेश में हो रहे जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव को नहीं लड़ने का फैसला लिया है। पार्टी के लोगों को ये निर्देशित किया है कि वे इस दौरान इस चुनाव में अपना समय व एनर्जी आदि लगाने की बजाय बल्कि अपना पूरा समय व ताकत अपनी पार्टी के संगठन को मजबूत बनाने तथा सर्व समाज में पार्टी के जनाधार को बढ़ाने के कार्यों पर ही लगाएं, तो ये ज़्यादा बेहतर होगा, ताकि इस बार यहाँ उत्तर प्रदेश में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव में बीएसपी की अकेले यहाँ अपने बलबूते पर सरकार बन सके।
मायावती ने इस मौके पर यूपी की सभी पार्टियों को चुनौती भरे लहजे में ये भी कहा कि भले ही वो मीडिया में कम दिखती हैं, लेकिन कोई भी उन्हें कम आंकने की भूल ना करे। साथ में मायावती की तरफ से पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं को संदेश दिया गया कि वो जिला पंचायत चुनाव में अपनी ऊर्जा और वक्त खराब ना करते हुए अपना समय पार्टी को 22 में सत्ता में लाने के लिए दें। उधर कयास लगाए जा रहे हैं कि MIM यूपी में बीएसपी के साथ 22 का चुनाव लड़ सकती है, लेकिन कल मायावती ने इस बात को सिरे से खारिज कर दिया। मायावती ने कहा कि वो यूपी विधानसभा चुनाव अकेले लड़ेंगी। यूपी की सियासत में सपा और बसपा से दूरी बनाए जाने के बाद असदुद्दीन ओवैसी ने ओम प्रकाश राजभर की अगुवाई वाले भागीदारी संकल्प मोर्चा के साथ हाथ मिला रखा है। मायावती के बयान के बाद ओवैसी का रिएक्शन आया। एक तरफ ओवैसी ने यूपी में 100 सीटों पर लड़ने का ऐलान किया, दूसरी तरफ स्पष्ट शब्दों में कहा कि हर पार्टी को हक है कि वो जिसके साथ चाहे चुनाव में जाए। हमारा भी तो किसी से गठबंधन नहीं है। हमारा तो अभी तक हम तो राजभर साहब के साथ हैं भागीदारी संकल्प मोर्चा के तहत। हर पार्टी को इख्तियार है कि वो फैसला ले अपनी पार्टी की अच्छाई के लिए, मगर हमारा तो क्या हमारे पार्टी के जिम्मेदार ने किसी पॉलिटिकल पार्टी से बातचीत की या किसी दूसरे पार्टी के MP से बातचीत की? कुछ बातचीत ही नहीं की हमने। दरअसल असदुद्दीन ओवैसी यूपी में चुनावी मैदान में उतरकर मुस्लिम मतों को अपने पाले में लाकर सेकुलर दलों का सियासी खेल बिगाड़ सकते हैं। ऐसे में अगर सेकुलर दल ओवैसी के साथ चुनाव में जाते हैं तो उन पर मुस्लिम परस्त होने का आरोप लगता है। इसीलिए बड़ी राजनीतिक पार्टियां इससे बचती हैं, क्योंकि इससे वोटों का ध्रुवीकरण हो जाता है। बिहार, पश्चिम बंगाल और अब यूपी के विपक्षी दल उनसे हाथ मिलाने से कतरा रहे हैं। मानस श्रीवास्तव के साथ अशोक तिवारी की रिपोर्ट, लखनऊ। उधर बंगाल में ममता और राज्यपाल के बीच विवाद बढ़ता जा रहा है। आज ममता बनर्जी ने राज्यपाल जगदीप धनखड़ को भ्रष्टाचारी बता दिया। ममता ने आरोप लगाया कि 1996 में जैन हवाला कांड की चार्जशीट में उनका नाम है। मीडिया से बात करते हुए ममता ने कहा कि वो उन्हें हटाने के लिए 3 बार लेटर लिख चुकी हैं। बंगाल की सीएम ममता और बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ के बीच तनातनी हर गुजरते दिन के साथ तीखी होती जा रही है। दोनों एक दूसरे के सामने किस तरह से खड़े हैं उसकी एक बानगी आज एक बार फिर देखने को मिली, जब ममता बनर्जी मीडिया के सामने आई। ममता बनर्जी ने राज्य के गवर्नर को भ्रष्टाचारी बता दिया। ममता ने कहा धनखड़ को हटाने के लिए वो 3 बार केंद्र को पत्र लिख चुकी हैं। ममता ने कहा कि उनका नाम 1996 जैन हवाला केस की चार्जशीट में भी है। He is a corrupted man. He is a corrupted man. I am sorry to say. All corruption-oriented man. Why central government will allow a governor like this? हावला जॉइंट केस में अगर गवर्नर का सेंट्रल गवर्नमेंट का पास पता नहीं है तो मैं कह देती हूँ, आप चार्जशीट निकालिए। वो चार्जशीट में उनका नाम था कि नहीं था? पहले आप कोर्ट को मैनेज किया, उसके बाद फिर कोर्ट केस हुआ। वो कोर्ट केस अभी तक फैसला नहीं हुआ। आपको मैं 3 शब्दों में बताऊं कि ममता जी कह देगी कि जगदीप धनखड़ नील आर्मस्ट्रांग के साथ मून पर गया था, विश्वास कर लेंगे? कर लेंगे क्या? अब भी आपकी कलम इतनी कमजोर पड़ गई है। गवर्नर जानबूझ के उत्तर बंगों को डिस्टर्ब करने के लिए, वो शांति में है, डिस्टर्ब करने के लिए वो लोग जो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी विश्वास करते हैं उसको बुला के बात किया है। उन्होंने किसका किसका साथ मिला, अगर आप लिस्ट देखें तो ये आपका पास सबूत हो जाएगा। बहुत सारे लोगों को लेके उन्होंने गया है, पूरा टीम लेके। अभी भी नया टीम गया है और उन्होंने जिसका जिसका साथ मिला है, खाली बीजेपी का सबका साथ और जो ऐसा ग्रुप है, ऐसा ग्रुप का साथ मिला है और बोलता है आप लोग आंदोलन चलो। क्यों आंदोलन चलेगा? गवर्नर का काम है ऐसा करना। आपको बता दें कि पिछले 7 दिनों से राज्यपाल जगदीप धनखड़ उत्तर बंगाल के दौरे पर चल रहे थे। धनखड़ राज्य सरकार के साथ कई मौकों पर विवादों में रहे हैं। हाल ही में धनखड़ ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर चुनाव के बाद की हिंसा पर राज्य सरकार के रुख की आलोचना की थी। पत्र में धनखड़ ने मुख्यमंत्री से राज्य में हिंसा को रोकने के लिए सक्रिय रहने का आग्रह किया था। लेकिन हाल के दिनों में दोनों के बीच जंग तब और तेज हो गई
जब पश्चिम बंगाल विधानसभा अध्यक्ष विमान बनर्जी ने राज्य के संवैधानिक प्रमुख के खिलाफ संसदीय लोकतंत्र और सदन के कामकाज से जुड़े मामलों में दखल देने की शिकायत की। पिछले मंगलवार को विभिन्न राज्यों के स्पीकर और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के साथ वर्चुअल बैठक में बनर्जी ने शिकायत की कि संसदीय लोकतंत्र और विधानसभा के कामकाज में राज्यपाल जगदीप धनखड़ का अत्यधिक हस्तक्षेप हो रहा है, जो ठीक नहीं है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और राज्यपाल में लगातार शब्दों का वार चल रहा है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्यपाल जगदीप धनखड़ पर सीधा आरोप लगाया है कि 1951 में जैन हवाले के चार्जशीट में राज्यपाल का भी नाम है और राज्यपाल को अपने पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। उसी के लेवल में राज्यपाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पहले टीएमसी के जो नेता है उनके भी चार्जशीट में नाम है, पहले उनको देखें और उसके बाद किसी पे भी आरोप लगाएं। तो कह सकते हैं कि पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और राज्यपाल में लगातार शब्दों का वार चल रहा है। कैमरामैन सुमन गायन के साथ मनोज पांडे, न्यूज़ 24, कोलकाता। लंबे अरसे के बाद दिल्ली से पटना पहुंचे तेजस्वी यादव ने ऐसी गुगली डाली कि बिहार की सियासत उस पर घूम गई। तेजस्वी यादव ने यह भविष्यवाणी कर दी कि नीतीश सरकार अगले 1-2 महीने में चली जाएगी। बिहार में एलजेपी के बीच जारी घमासान का कोई समाधान अभी निकला भी नहीं था कि फिर से बिहार की सियासत में उबाल आ गया। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव दावा कर रहे हैं कि उनके चाचा की सरकार महज 2-3 महीने की मेहमान है। स्वागत करने सरकार एक तरफ जहां तेजस्वी नीतीश सरकार पर निशाना साध रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ उनके मामा और लालू प्रसाद यादव के साले सुभाष यादव नीतीश कुमार के समर्थन में कसीदे पढ़ रहे हैं। सुभाष यादव की माने तो आज बिहार में विकास की जो तेज गति है वो नीतीश कुमार की देन है। इतना ही नहीं, मामा कह रहे हैं कि नीतीश जी बेहतर सीएम तो हैं ही, उनमें प्रधानमंत्री बनने की भी काबिलियत है। राजा सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के साले और पूर्व सांसद सुभाष यादव इस वक्त हमारे साथ हैं। सर, ये बताइए कि तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि 2-3 महीने में नीतीश कुमार की सरकार गिर जाएगी, आपको क्या लगता है? नहीं, सरकार कौन हवा में है जी गिर जाएगी, किसी कहने से सरकार गिरती नहीं है। वो मन मिजाज जब होगा विधायकों का पूरा संपूर्ण समझ लेगा कि हम फलना जगह ठीक रहेंगे, तब न जाता है कहीं। अचानक कोई कह देगा तो गिर जाएगी, ये सब हवा पानी है, हवा दिया जाता है। जो वर्कर इधर उधर जाए नहीं, अफसर डरे, यही सब के लिए दिया जाता है। मतलब यह आशंका है कि आरजेडी टूट भी सकती है आने वाले समय में, ऐसा लगता है? नहीं, आरजेडी तो नहीं टूटेगी। आरजेडी के साथ वोट है, वोट को लोग देखते हुए डरते हैं और डर के पार्टी में रहते हैं। सुभाष यादव के बाद जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा का भी मानना है कि तेजस्वी यादव के बयान का कोई मतलब नहीं है। एनडीए गठबंधन एकजुट है, अलबत्ता आरजेडी के विधायक जरूर उनके संपर्क में हैं। अभी कोरोना का संकट था, ठीक है कि आना जाना मूवमेंट बंद था, लेकिन पटना में उपस्थित रहते उससे भी बहुत बात हो सकती थी। तो दिल्ली में जाकर उन्होंने आराम किया। अभी अपने कंस्टिट्यूंसी में गए राघोपुर, वहाँ आक्रोश दिखा। अब उनको लगता है कि जब इस तरह की स्थिति है तो कुछ दिन के बाद जाओ और कुछ ऐसा बयान दे दो ताकि लोगों को लगे कि हमारी उपस्थिति है। बस अपनी उपस्थिति का यह एहसास कराने के लिए, नाराज जनता को एक मैसेज देने के लिए कि घबराओ नहीं, हम हैं, इतना ही मकसद है। उससे ज्यादा उनके बयान का कोई अर्थ नहीं। आरजेडी की माने तो नीतीश सरकार के गिरने की पूरी बिसात बीत चुकी है और उनकी पार्टी ये दावा हवा में नहीं कर रही है। जो गुप्त बातें हैं उसको नहीं कहा जाता है। अगर अभी आधार बता देंगे तो आप प्रचारित कर देंगे, लोग समझ जाएंगे, इसलिए गुप्त बातें को गुप्त रहने दीजिए। होगा ऐसा खेला हो गए। अब तेजस्वी और उनकी पार्टी किस आधार पर कह रही है कि नीतीश सरकार कुछ ही दिनों की मेहमान है, समय आने पर पता चलेगा। लेकिन एनडीए में शामिल दोनों छोटी पार्टियों को लेकर हमेशा बिहार में अटकलों का बाजार गर्म रहता है। राजनीति में हर बयान का कोई न कोई मतलब होता है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव अगर बयान दे रहे हैं और कह रहे हैं कि 2-3 महीने में सरकार गिर जाएगी, तो इसका भी कोई न कोई मतलब जरूर है। बिहार विधानसभा में पार्टी के सीटों का अंकगणित ऐसा है कि बिहार में कभी भी कुछ भी हो सकता है। कैमरामैन ऋषि के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24।
उधर पंजाब में भी कांग्रेस में जारी कला कम नहीं हो रही है। कैप्टन और सिद्धू के बीच विवाद खत्म नहीं हो रहा है, लेकिन पार्टी के कुछ लोगों का दावा है कि जुलाई के पहले हफ्ते में यह विवाद खत्म हो जाएगा। कल एक बार फिर सिद्धू दिल्ली पहुंचकर राहुल गांधी से मिलने वाले हैं। कैप्टन और सिद्धू के बीच विवाद का सियासी अध्याय है कि समाप्त होने का नाम ही नहीं ले रहा। गुरु की कल फिर दिल्ली दरबार में हाजिरी है। कहा जा रहा है कि वो राहुल गांधी से मिलेंगे। क्या बात होगी कल पता चलेगा, लेकिन आज ये कहा जा रहा है कि आलाकमान किसी भी हालत में सिद्धू को दरकिनार करके चुनाव में नहीं जाना चाहता है। हाईकमान ये भी चाहता है कि सिद्धू को प्रदेश कांग्रेस में सम्मानजनक पद दिया जाए। अब उसकी वजह भी जान लीजिए। पंजाब में कांग्रेस के 80 विधायक हैं। सूत्रों की माने तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने 60 विधायकों से अलग अलग मुलाकात की है, जिनसे ये पूछा गया कि अगर पंजाब में बिना कैप्टन के चुनाव करवाए जाएं तो कितना असर होगा, और अगर सिद्धू पार्टी से दूर जाते हैं तो पंजाब कांग्रेस पर क्या असर पड़ेगा। हालांकि ज्यादातर विधायकों ने सिद्धू को पार्टी के साथ जोड़े रखने की बात कही है। यही वजह है कि आलाकमान कैप्टन और सिद्धू दोनों के बीच विवाद का समाधान चाहता है। सूत्रों के मुताबिक जुलाई के पहले हफ्ते में नवजोत सिंह सिद्धू के साथ साथ 15 लोगों को पार्टी और सरकार में नई जिम्मेदारी भी दी जा सकती है। कुछ विधायकों को उम्मीद है कि पार्टी में सब कुछ ठीक हो जाएगा। कांग्रेस हाईकमान ने सब लोगों को सुन लिया है और अब जल्दी ही कांग्रेस पार्टी का नया स्वरूप आप देखेंगे, और जहां गवर्नमेंट में चेंज करने की ज़रूरत है हाईकमान उसके लिए आदेश जारी करेगा। यहां पार्टी में बदलाव करने की ज़रूरत है, वो भी बदलाव किए जाएंगे। मुझे लगता है कि अब सब लोगों की जितनी भी सुजेशन थी वो सब सुन ली गई है, और हाईकमान इस पे जो अंतिम निर्णय है और जो आप कह रहे हैं कि कब तक ये बदलाव आएंगे, और मुझे लगता है कि ये जुलाई के फर्स्ट वीक में ये सारा मामला सुलझ जाएगा। इन सब के बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, गुजरात कांग्रेस के प्रभारी और एआईसीसी के सचिव अश्विनी सेकरी भी कैप्टन से नाराज चल रहे हैं। उनका अकाली दल में जाने के संकेत के बाद हाईकमान उनको भी मनाने में जुट गया है। कहा जा रहा है कि कांग्रेस के कई विधायक भी उनके संपर्क में हैं। और कुछ लोगों के आपसी मतभेद थे, और कांग्रेस पार्टी के साथ नहीं, नेताओं के बीच में नेताओं के मतभेद थे, उनको सुलटा लिया गया है, दूर कर दिया गया है, और कांग्रेस हाईकमान ने भी उन सबको सुन लिया हुआ है। और कुछ जो इशू अब जैसे अश्विनी शेखड़ी की बात करना चाह रहे होंगे कि वो अकाली दल में जाने की जो चर्चाएं उनकी आ रही थी, मैंने पहले भी कहा था कि कौन कहता है कि जुदाई होगी, ये खबर तो किसी दुश्मन ने उड़ाई होगी। अश्विनी शेखड़ी ने कभी कहा ही नहीं कि मैं किसी पार्टी में जा रहा हूँ, और न जा रहे हैं। भले ही कांग्रेस के लोग ऑल इज वेल की बात कर रहे हों, लेकिन अकाली दल का कहना है कि पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं है। मैंने तो ये गिनती कर लें कि पास में कितने सीनियर जो है वरिष्ठ लीडर कांग्रेस पार्टी के वो श्रोमणी अकाली दल में आ चुके हैं। आने वाले की तो बात छोड़ो, तो वो क्यों कांग्रेस छोड़ के यहाँ श्रोमणी अकाली दल में आए? बहुत बड़े बड़े नाम हैं। अभी आगे क्या होगा ये तो समय बताएगा। पार्टी सूत्रों के मुताबिक नवजोत सिद्धू के आम आदमी पार्टी में जाने और मुख्यमंत्री चेहरा होने की चर्चाओं ने हाई कमान को चौकन्ना कर दिया है। प्रदेश इकाई के विवाद को सुलझाने के लिए बीच का रास्ता तलाश रहे कांग्रेस हाईकमान ने अब सबको समान रूप से साथ लेकर चलने का फैसला किया है। कल दिल्ली में नवजोत सिंह सिद्धू राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के साथ मुलाकात कर सकते हैं, और इसी मुलाकात में पंजाब कांग्रेस और राज्य सरकार में मचे घमासान के ऊपर मंथन हो सकता है कि किस तरह से इसका हल निकाला जा सके, क्योंकि राहुल गांधी के सामने सबसे बड़ी मजबूरी कैप्टन अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू को संतुष्ट करने की है। अब देखना होगा कि राहुल गांधी ऐसा कौन सा फार्मूला निकालते हैं कि दोनों नेताओं को संतुष्ट किया जा सके। विशाल अंग्रेज, न्यूज़ 24 चंडीगढ़। क्या रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए? आप देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज़ 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।